नमस्कार। स्पर्श पीएससी एजुकेशन में मेंस के अगले सीरीज में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय आय और गरीबी के प्रश्नोत्तर। तो एक्चुअली में गरीबी के साथ बेरोजगारी का जो पार्ट है दोनों को एक साथ करना है। तो क्योंकि दोनों के जो आपके कार्यक्रम है, गरीबी निवारण और रोजगार मूलक कार्यक्रम, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अलग अलग करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो बेरोजगारी से जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं या जो एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। प्रचंड बेरोजगारी, ये 2017 में पूछा गया था। संरचनात्मक बेरोजगारी 2016। बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है 2015। बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है, कैसे करता है। रोजगार मूलक कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आप एक साथ पढ़ सकते हैं। बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन और इसमें आप जोड़ सकते हैं। बेरोजगारी के कारण, ये दोनों एक है। बेरोजगारी के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय, उन्हें दूर करने के उपाय। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन बनता है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी का प्रकार एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड रहता है हर बार आने के लिए। हर एग्जाम में लगभग वो पूछा ही जाता है एक न एक बार। तो बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, अलग अलग उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि बेरोजगारी एक्चुअली में क्या है। जैसे हमने लिख दिया बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई व्यक्ति बेरोजगार है। तो बेरोजगारी बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या बताता है। जैसे गरीबी अपन पढ़ रहे थे, गरीबी क्या है, क्या अवस्था है कि कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पाता है, या उसका उपभोग भी इतना कम रहता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसे गरीबी कहा जाता है। इसी प्रकार बेरोजगारी भी एक अवस्था है, इट इज़ ए स्टेट। यह एक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक तो रहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। मतलब कोई व्यक्ति निर्धारित मजदूरी दर पर अगर काम करने के लिए इच्छुक है और उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता और क्षमता रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेरोजगारी को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी है क्या। यदि कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता व क्षमता रखता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी की जो गणना है, बेरोजगारी की गणना NSSO नामक जो संस्था है वह करती है। बेरोजगारी की गणना NSSO नामक संस्था करती है और 2015 से यह काम केंद्रीय सांख्यिकी आयोग कर रहा है। इंडियन स्टैटिस्टिकल आयोग के द्वारा किया जा रहा है। मतलब 15 से ये कर रहा है। पहले बेरोजगारी दर की गणना NSSO के द्वारा किया जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका हो गया बेरोजगारी की परिभाषा। तो ये 2 नंबर में आया, 30 शब्द में अगर आया तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर जगह है तो आपके और लिखने का है तो बेरोजगारी दर की गणना करके आप लिख सकते हैं, और एक्सटेंड करके एक आध लाइन और डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें फोकस करना है, परिभाषा में कुछ हेर फेर चेंज नहीं करना है आपको। अब बेरोजगारी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, श्रम बल और कार्य बल।
श्रम बल व कार्य बल क्या है? टास्क फोर्स, टास्क फोर्स एंड लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, श्रम बल और टास्क फोर्स। तो टास्क फोर्स जो बेसिकली आपका दिया गया रहता है, तो कार्य बल का मतलब है कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो कार्य में लगे हुए हैं, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो काम में लगे हुए हैं उन्हें कार्यबल कहा जाता है। मान लीजिए 10 लाख लोग कार्य कर रहे हैं टोटल, मान लीजिए श्रम बल 15 लाख है, श्रम बल आपका 15 लाख है, जिसमें से कार्य का वो करने वाले 10 लाख हैं, तो 5 लाख जो है वो बेरोजगार हो गए। कहने का मतलब ये है, तो श्रम बल का मतलब होता है कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के इच्छुक हैं, ऐसा। तो श्रम बल और कार्य बल में अंतर यही है, टोटल जो व्यक्तियों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें श्रम बल कहा जाता है, और उनमें जो काम कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है आपका कार्य बल कहा जाता है उन्हें। अब इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा बेरोजगार। तो बेरोजगारी जो दर है या बेरोजगारों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, श्रम बल माइनस कार्य बल, श्रम बल माइनस कार्य बल, यहाँ से आपका बेरोजगारों की संख्या निकल जाएगी। और अगर बेरोजगारी दर की गणना करनी है, बेरोजगारी दर की गणना, तो बेरोजगारी दर हो जाएगा बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाई श्रम बल, कार्य बल नहीं, श्रम बल, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। ऐसा करने से आपका बेरोजगारी की दर कैलकुलेट की जा सकती है। मल्टीप्लाई 100 नहीं है, 1000 होता है, सॉरी 1000 होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कुल श्रम बल है 15 लाख और जिसमें से 10 लाख लोगों को नौकरी प्राप्त है। तो सबसे पहले बेरोजगारी की दर, मान लीजिए कार्य बल है आपका 10 लाख और ये है श्रम बल है 15 लाख, तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 लाख बटे कुल 15 लाख मल्टीप्लाई 1000, तो ये 3 2 5, 3 5 कट गया, तो 1000 बटे 3 ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये बेरोजगारों की संख्या आ जाएगी, तो ये आपका बेरोजगारी दर आ जाएगी। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम बल का 1000, तो बेरोजगारी की दर आपका निकल जाएगा। अब यही इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला है, मतलब 1/3 लोग को तो नौकरी ऐसी नहीं मिला है, तो ये आपका आ जाएगा आपका बेरोजगारी दर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, तो बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है या बेरोजगारी दर क्या है। तो बेरोजगारी दर अगर आपको क्वेश्चन आएगा, तो बेरोजगारी दर आएगा तो वो फार्मूला आप लिख दीजिए, एक आधा एग्जाम्पल दे दीजिए, बेरोजगारी दर आपका हो जाएगा। तो बेरोजगारी और बेरोजगारी दर मिला के भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी दर क्या है, उसकी गणना कैसे करते हैं। तो बेरोजगारी एक अवस्था है जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी दर की गणना कार्य बल माइनस श्रम बल से की जाती है, श्रम बल माइनस कार्य बल से की जाती है। दोनों का डिफरेंस बेरोजगारों की संख्या होती है, और बेरोजगारी दर निकालने के लिए बेरोजगारी की संख्या भागित कुल कार्य बल मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो आपको बेरोजगारी दर निकल जाएगा। बेरोजगारी दर की गणना पहले NSSO के द्वारा किया जाता है, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो नई दिल्ली में स्थित है वह करती है। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी दर की गणना किस प्रकार की जाती है। अब भारत में बेरोजगारी का जो वर्गीकरण है देखिए,
क्लासिफिकेशन ऑफ बेरोजगारी या बेरोजगारी के प्रकार। भारत में जो बेरोजगारी का वर्गीकरण है दो प्रकार से किया जाता है, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। अब शहरी बेरोजगारी में क्या क्या होता है, देखिए शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शहर में उद्योगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो शहर में औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ग्रामीण में आपका आएगा कृषि बेरोजगारी, कृषि से संबंधित जो बेरोजगारी है, या फिर आप बोल सकते हैं अदृश्य बोलेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। तो ये क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक बेरोजगारी, शहरों में उद्योगों की संख्या बनिस्बत गाँवों से ज़्यादा रहती है, तो गांव के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में पलायन कर जाते हैं, तो शहरों में जो है आपूर्ति अधिक हो जाती है और मांग कम रहती है, क्योंकि रातों रात उद्योग तो लगते नहीं हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, कई व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं। तो बेसिकली जो औद्योगिक बेरोजगारी है मांग में कमी ज़्यादा के कारण उत्पन्न होती है, और बेरोजगारों की आपूर्ति ज़्यादा रहती है और उनकी मांग उद्योगों में कम रहती है, तो यहाँ से ये पैदा होती है औद्योगिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो आपकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, ठीक है, आप वह काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं जो एक कम क्वालिफाइड आदमी भी कर सकता है। तो शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ की जो आपकी शिक्षा है भारत की वो उपाधि मूलक है, डिग्री धारित है, डिग्री बेस्ड है, प्रशिक्षण बेस्ड नहीं है, ट्रेनिंग बेस्ड है। यहाँ टीचिंग नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ का जो फ्रेमवर्क है टीचिंग का, जो आपका शिक्षा का जो फ्रेमवर्क है आपका एक निश्चित सांचे में ढला हुआ है, तो इसके कारण जो है आप डिग्री पाते जाते हैं लेकिन आपको डिग्री के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। तो ये शिक्षित बेरोजगारों की क्या है, फौज खड़ी होती जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी बेसिकली वही है कि डिग्री पाना आसान है लेकिन डिग्री को यूज करके नौकरी पाना और कठिन है, क्योंकि ये जो है प्रशिक्षण बेस है नहीं, इससे आपका हुनर नहीं निखरता, केवल आप एग्जाम में बैठने के लिए काबिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है, अदृश्य और मौसमी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ खेत है, किसी किसान के पास 1 एकड़ खेत है और उसमें 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और मान लीजिए उनको 10,000 का फायदा होता है एक साल में, 6 महीने में, जो भी है। अगर आप वहाँ 10 आदमी की जगह 7 आदमी लगाते हैं, 3 आदमी को हटा दीजिए, तो उसके उत्पादन में प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन में प्रभाव नहीं पड़ता मतलब उन 3 व्यक्तियों के जो सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। तो अदृश्य बेरोजगारी को बोलते हैं आपकी छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों को काम में लगे रहना, उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसको हम बाद में और पढ़ेंगे। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार, जैसे अभी बरसात का समय आया, खेती किसानी शुरू हुई, दिवाली तक आते आते खाली, फसल कट गई, तो मौसमी बेरोजगारी है, फिर आगे खाली रहते हैं। अगर आप द्विफसल फसल नहीं उगाते हैं, मान लीजिए आप रबी नहीं उठाते हैं या जायद फसल नहीं लेते हैं, तो आप केवल खरीफ फसल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि दिवाली तक आते आते नवंबर दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप जो है अगले जुलाई तक फिर खाली रहते हैं, अगर आप इस दौरान कुछ नहीं करते हैं तो ये मौसम आधारित बेरोजगारी है, तो जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य और मौसमी, ये भारतीय बेरोजगारी का वर्गीकरण ऐसा किया गया है। अब इसमें अलग अलग बेरोजगारी के प्रकार हैं, उनको देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के जो या बेरोजगारी के जो प्रकार हैं ओवरऑल वो क्या क्या होता है। तो अगला हेडिंग है बेरोजगारी के प्रकार, इसके क्वेश्चन अधिकांश आते ही हैं। बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट,
चक्री बेरोजगारी, एक साइकिल चलता है, देखिए ये ऐसा, इस टाइप का, ये आपका मांग है, ठीक, ये आपका उत्पादन है, उत्पादन, मांग और उत्पादन, एक्स और वाई। तो होता क्या है, जब मांग बढ़ती है, तो जब मांग बढ़ती है तो यहाँ पर उत्पादन अधिकतम रहता है, अधिकतम, मैक्सिमम। उसके बाद मान लीजिए मांग गिरना शुरू हो गई, मांग यहाँ पर ऋणात्मक भी हो गई, तो उत्पादन आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर मांग बढ़ेगी, ये देखिए, फिर उत्पादन अधिकतम हो जाएगा। तो बेसिकली है यह मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, मांग और उत्पादन पर, चक्रीय बेरोजगारी। तो यह मुख्यतः व्यापार चक्र में पैदा होती है। व्यापार चक्र, व्यापार चक्र क्या होता है, व्यापार चक्र में अप डाउन होते रहता है व्यापार में। तो कभी मांग बहुत अधिक होती है, जैसे अभी आपका बरसात का सीजन है, रेनकोट बिकेगा, छाता बिकेगा, उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठंड आते आते आपको ऊनी कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, छाता कम हो जाएगा। गर्मी में आते आते ऊनी कपड़े बेकार हो जाएंगे। तो ये क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, व्यापार से संबंधित रहती है। मांग अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है, तो जब उत्पादन अधिक होगा तो उसमें लेबर ज़्यादा लगेंगे, लेबर ज़्यादा लगेंगे तो बेरोजगारी दर कम रहेगी। मांग गिर गई, मांग कम हो गई, यहाँ पर देखिए तो मांग कम हो गई, उत्पादन कम हो गया, तो जो इसमें व्यक्ति लगे हैं उनकी छटनी कर दी जाती है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, व्यापार में जो एक चक्र चलता है उसमें उतार चढ़ाव के कारण ये उत्पन्न होता है, और व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण इसीलिए इसे साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल है। देखिए यहाँ से एक साइकिल ख़त्म, फिर दूसरा साइकिल शुरू, तो एक साइकिल चलते रहता है, इसीलिए इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन वाइज। इसका डेफिनेशन है, व्यापार में मांग वस्तुओं व सेवाओं के मांग में अंतर के कारण यह उत्पन्न होती है, यह मुख्यतः व्यापार चक्र से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड साइकिल। मांग अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है तथा अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। जस्ट इसका उल्टा भी होगा, मांग कम होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः जो है विकसित देशों की समस्या है, इंडिया का नहीं। विकासशील देशों को उतनी समस्या नहीं है, ये विकसित देशों की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि विकसित देश जो है पूरे मांग पर ही चल रहे हैं। वहाँ उपभोक्ता की मांग इतनी अधिक रहती है कि वहाँ का जो है मार्केट जो है वो ज़्यादा ग्रोइंग रहता है। ये कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी, जो वस्तु और सेवाओं के मांग के अंतर के कारण पैदा होती है, और ये व्यापार चक्र से रिलेटेड है, जो मैं डायग्राम में आपको बता रहा था कि मांग कैसे बढ़ती है, उत्पादन कैसे बढ़ता है। मांग अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार अधिक प्राप्त होगा, और इसका जस्ट विलोम भी होगा कि मांग कम होगा, उत्पादन कम होगा, और कम व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी छटनी भी कर दी जाती है। हमारे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि अभी बरसात है तो आपका रेनकोट छाता का उत्पादन अधिक होता है, बाद में उनकी मांग जो है कम हो जाती है, जिसके कारण उस उद्योग में लगे हुए व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। ये आपकी चक्रीय बेरोजगारी है। ये 2 नंबर में आता है आपका, जनरली 60 नोट लिखिए, चक्रीय बेरोजगारी क्या है। दूसरा आप देख सकते हैं, चक्रीय बेरोजगारी के बाद दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक, इसको बोलते हैं संघर्षात्मक, फ्रिक्शनल बेरोजगारी।
संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक काम को छोड़ के दूसरा काम करना चाहता है तो बीच के पीरियड में वो खाली रहता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी नए काम में एम्प्लॉय होना है, तो उसके लिए हो सकता है उसे ट्रेनिंग लगे। तो ट्रेनिंग करने के लिए उसे पहले वाले जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद वो नया जॉब प्राप्त कर सकता है। तो इस बीच का जो पीरियड है, जो प्रशिक्षण का जो पीरियड है, उस समय वह बेरोजगार रहता है। इस बेरोजगारी को कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं, फ्रिक्शनल बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाना चाहता है तो दूसरे काम में उसे प्रशिक्षित होने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षण प्राप्त होने तक वह व्यक्ति बेरोजगार रहता है, जिसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऐसा बेरोजगारी का अगला प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः औद्योगिक ढांचे के पिछड़ापन, उपयुक्त तकनीक का अभाव, इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। तो संरचनात्मक जो आपकी बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और इसमें मुख्यतः औद्योगिक ढांचे के पिछड़ापन और उपयुक्त तकनीक का अभाव इत्यादि सम्मिलित है, लिख सकते हैं। इत्यादि सम्मिलित होते हैं, तो इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए तकनीक में कुछ परिवर्तन हुआ। मान लीजिए जैसे कंप्यूटर आया, तो कई लोग कंप्यूटर उस समय जानते नहीं थे। तो जिन लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, या तो वो सीखें या बाहर हो जाएं। तो तकनीक में परिवर्तन के कारण कई लोग जो है बाहर हो जाते हैं। उसके बाद मांग का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। मांग का पैटर्न बदल जाता है मतलब कभी किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है। जैसे देखिएगा आप टेलीविज़न पुराने वाले, जैसे आप कैमरा देखिएगा, तो कैमरा मोबाइल आने से कैमरा की बिक्री में बहुत प्रभाव पड़ गया, आउट ऑफ डेटेड हो गया। रेडियो जैसे बंद हो गया, तो रेडियो बंद इसलिए हो गया क्योंकि मोबाइल में ही रेडियो है, टीवी में ही रेडियो है। तो मांग के प्रतिमान में क्या हो गया, चेंज हो गया। इस कारण कई चीज़ें जो रहती है समय के साथ साथ या तो अपडेट होइए या बाहर हो जाइए, तो उसके कारण जो है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। चौथा है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसका मतलब यह है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं। अगर उन व्यक्तियों को आप काम से हटा दो तो उस उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि उन व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई। सीमांत उत्पादकता शून्य होने का मतलब है कि जो व्यक्ति काम से हटे हैं, उन व्यक्तियों के रहने से भी उत्पादन में प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
तो व्यक्तियों को हटाने से, अतिरिक्त व्यक्तियों को हटाने से कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक्चुअली में क्या हो गया, उतने लोग उसमें छिपे हुए हैं, इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब अननेसेसरी, आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगे रहना। इसका तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगे रहना। इसे या कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। मतलब ये कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो अदृश्य बेरोजगारी है। फिफ्थ है आपका, इसमें ऐसा, इसको और एक लाइन और लिख सकते हैं। इसमें अतिरिक्त व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। ये आपका हो जाएगा। ये पेपर में आ भी चुका है, पूछा जा सकता है। अगला इसमें आप देखिए नंबर 5, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी शायद हो चुका है। अब इसमें देखिए अगला है आपका मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विशेष मौसम में, मान लीजिए आपका सर्दी का मौसम आया, उस समय ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ गई, ज़्यादा लोगों को उस क्षेत्र में रोजगार मिला, कुछ समय बाद वो बेरोजगार हो गए। मौसमी बेरोजगारी जो है आप ऐसे भी सोच सकते हो कृषि क्षेत्र में भी। जैसे आप कृषि क्षेत्र से ज़्यादा रिलेटेड है ये, तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जैसे अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, लोग धान बो रहे हैं, दिवाली तक आते आते धान कट जाता है। उसके बाद अगले, मान लीजिए रबी का फसल वो नहीं बोता है व्यक्ति, दो फसल नहीं उगाता है या जायद की फसल नहीं उगाता है, तो अगले गर्मी तक, बरसात तक वो खाली रहेगा। तो इसको बोलते हैं मौसम आधारित बेरोजगारी, और ये कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। छठवां है आपकी खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार रहता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। इसमें जो श्रमिक है काम करने के लिए इच्छुक तो रहता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो इसे कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार के बाद अब देखिए बेरोजगारी का मापन की पद्धतियां क्या है, या बेरोजगारी का मापन लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी का मापन जो है 3 अलग अलग स्थितियों के आधार पर किया जाता है। पहला है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। दूसरा है आपका साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। और तीसरा और आखिरी है आपका दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, वीकली
स्टेटस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेली स्टेटस। और फर्स्ट है आपका यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस इसका मतलब यह सामान्य स्थिति बेरोजगारी में होता क्या है, या इसकी जो अवधि रहती है 1 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को 365 दिन में 183 दिनों का रोजगार नहीं मिलता, रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे बेरोजगार माना जाता है। माना जाता है ये मतलब दीर्घकालीन बेरोजगारी को प्रकट करता है, क्योंकि 1 साल जो है दीर्घकाल में लिया जा सकता है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी क्या है, यह बेरोजगारी का ऐसी दर है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को सप्ताह में अगर 1 घंटा भी काम मिल जाता है तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 घंटा 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है, माना जाता है। और डेली स्टेटस बेरोजगारी क्या है देखिए, अगर किसी व्यक्ति को डेली स्टेटस में दैनिक स्थिति बेरोजगारी, अगर किसी व्यक्ति को दिन भर में दैनिक स्थिति में दिन भर में अगर 4 घंटे से अधिक काम मिलता है तो उसे उस दिन के लिए रोजगार में माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिन में 4 घंटे से अधिक का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसे उस दिन में रोजगार में है बोल के माना जाता है। तो NSSO जो है, जो गणना करता था आपका, वो जटिल बेरोजगारी की गणना जो है, जटिल बेरोजगारी की जो गणना करता था, इन दोनों को लेके करता था, यूजुअल प्लस वीकली के तौर पे करता था ऐसा। ये आपका हो गया बेरोजगारी के 3 मापन है, यूजुअल स्टेट, वार्षिक भी बोलते हैं, साप्ताहिक और दैनिक। तो 3 अलग अलग इसके पैरामीटर है जो बनाए गए हैं। तो दीर्घकालीन बेरोजगारी चाहिए तो आपका ये है। और जो सामान्य बेरोजगारी की जो गणना है, सामान्य बेरोजगारी की गणना दैनिक स्थिति के आधार पर की जाती है, और दीर्घकालीन बेरोजगारी की जो गणना है सामान्य और साप्ताहिक को लेकर की जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा बेरोजगारी का मापन करने के आधार क्या हैं, तो आधार में आप लिखेंगे, तीनों आधार को आप लिख दीजिएगा, दैनिक, साप्ताहिक और आपका यूजुअल स्टेटस। अब बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, बेरोजगारी के कारण, और अगर कारण रहेगा तो उन्हें दूर करने के उपाय, दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या है, उन्हें दूर करने के उपाय। तो पहला देखिए बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। तो पहला आप ले सकते हैं पूंजी निर्माण की निम्न दर, पहले देख लेते हैं निम्न दर। दूसरा विदेशी निवेश का अभाव। तीसरा औद्योगिक पिछड़ापन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। पांचवा अप्रशिक्षित श्रम बल।
इसके बाद सामाजिक कारण भी लिख सकते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आधारभूत ढांचे का अभाव। तो ऐसे कई कारण आप लिख सकते हैं, दूसरे कारण भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मेजर जो है जो कारण है वो आपको ऐसे कारण लेना है जो आपको आंसर को जो जस्टिफाई कर सके, कुछ भी नहीं लिखना है। पहला देखिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो बेसिकली पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की इंटरनल कैपेसिटी कितनी है पूंजी निर्माण की। पूंजी उसे कहा जाता है जो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक धन मुहैया कराता है, उसे पूंजी कहा जाता है। आवश्यक धन को पूंजी कहा जाता है। तो पूंजी निर्माण डिपेंड है डायरेक्ट बचत से, मतलब देश में लोगों की बचत क्षमता कितनी है, क्योंकि देश का इंटरनल सेविंग जितना ज़्यादा होगा तो उसके कारण किसी भी देश को विदेशी ऋण पर निर्भरता कम होगी, और इंटरनल सेविंग को यूज करना हमेशा से फायदेमंद रहता है, क्योंकि विदेशी ऋण जो है अधिक ब्याज पर आपको प्राप्त होते हैं और वो एक बाध्यता होती है। बाध्यता आपकी इंटरनल पूंजी भी रहती है, लेकिन उसमें टेन्योर को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये विदेशी पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण बेरोजगारी डायरेक्ट कैसे इफेक्ट होती है। देखिए, पूंजी निर्माण कम रहेगा, आपका उद्योगों का विकास कम होगा, जिसके कारण जो है बेरोजगारी उत्पन्न होगी। विदेशी निवेश का अभाव। विदेशी निवेश का अभाव कहने का मतलब ये है कि फॉरेन कंट्री जो यहाँ पर निवेश करती है उद्योग लगाने में, या फिर यहाँ जो एग्जिस्ट कंपनियाँ हैं उसके कुछ शेयर खरीदती है, इसे कहा जाता है विदेशी निवेश। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनियां उद्योग लगाने की इच्छुक है विदेशी, तो यहाँ पर वो अपना लगा सकती है, लेकिन इसमें कई बाध्यताएं रहती हैं। कुछ सरकारी बाध्यताएं भी है, कुछ राज्य सरकारों की भी है। तो जैसे 91 का जो अमेंडमेंट हुआ था, औद्योगिक सुधार जो हुआ था 91 में, उसमें यही चीज़ किया गया था कि जितने भी आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या को पहले कम किया गया, लाइसेंसी राज को ख़त्म किया गया, जिसके कारण से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर अट्रैक्ट हुआ इंडिया में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने से क्या हुआ, किसी भी देश का विकास जो है होता है, तो बेरोजगारी स्थिति कम होगी। औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन के कारण जो है कई राज्य जो है उद्योगों की तुलना में अभी भी पिछड़े हुए हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों का संकेंद्रण कुछ जिलों में ही है, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ले सकते हैं, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। ये 5-7 जो ज़िले हैं ये उद्योगों की दृष्टि से ठीक है, लेकिन बाकी ज़िलों में आप देखिए, जैसे बस्तर बेल्ट में जाइए, सरगुजा बेल्ट में जाइए, तो वहाँ उद्योगों का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया या ना ही के बराबर है। इसका रीज़न ये है कि भौगोलिक स्थिति भी है, जंगल है, पहाड़ है, तो कहाँ लगाएंगे। दूसरी बात, कई जगह आपका रेलवे का विकास नहीं हो पाया अभी भी। तो उद्योगों का जो पिछड़ापन है वो डायरेक्ट रिलेटेड रहता है कि आधारभूत ढांचा कैसा है, आधारभूत ढांचे का विकास कैसा हुआ है। तो जो राज्य आपके औद्योगिक दृष्टि से उन्नत है, उनके पीछे उस राज्यों की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राज्यों का विकास भी है। तो उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे फैक्टर आपके काम करते हैं, जिसमें से आधारभूत ढांचे को आप ले सकते हो। अगर किसी राज्य का आधारभूत ढांचा पिछड़ा है तो वहाँ पर उद्योगों का विकास स्वाभाविक तौर पे कम रहेगा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को बोला जाता है दृश्य बेरोजगारी। आपको चाहिए 10 लोग, आपको चाहिए 5 लोग, और 10 लोग काम करवा रहे हो, तो 5 लोग की उत्पादकता 0 है। और कृषि पे आप देखिएगा अभी भी यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या कृषि पर अवलंबित है। तो कृषि पर अवलंबित है लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं है। अगर यही उद्योग और सेवा क्षेत्र में एम्प्लॉय रहते तो उनका आउटपुट ज़्यादा रहता, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अप्रशिक्षित श्रम बल। तो भारत में श्रम बल की कमी नहीं है, बल्कि भारत में श्रम बल अधिक है। तो ज़रूरत कमी किस बात की है, तो कमी इस बात की है कि उनका प्रशिक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है या अपर्याप्त हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका श्रम बल ट्रेंड नहीं रहेगा तो उन्हें हर जगह फैक्ट्रियों में, कारखानों में नियोजित आप नहीं कर सकते, क्योंकि कारखानों में आपको ट्रेंड श्रमिक चाहिए। अनट्रेंड की तुलना में ट्रेंड श्रमिक ज़्यादा चाहिए रहता है, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण जो है सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की है
आजीविका अभियान, आपका DDU GKY, ये सब क्यों शुरू किया गया? तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि यहाँ के श्रम बल को ट्रेन करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए प्रशिक्षित अप्रशिक्षित श्रम बल जो है बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। सामाजिक कारण में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी जिम्मेदार है। कई समाजों में महिलाओं को बाहर काम करना अच्छा नहीं माना जाता, तो जिसके कारण वो अपना आर्थिक योगदान नहीं दे पाते। तो आप देखिए, ये आपका गरीबी का भी एक कारण है। तो कई चीज़ें गरीबी और बेरोजगारी में ओवरलैप है, तो आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और एक जैसा लिखेंगे तो और बेटर। आप इनको दूर करने के उपाय, इसका उल्टा लिखते जाइए। पहला आप लिख सकते हैं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। दूसरा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है, पूंजी निर्माण की दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर को प्राप्त करना। तीसरा, थर्ड, उद्योगों का विकास या औद्योगिक विकास भी बोल सकते हो। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को रहने दीजिए। श्रम बल, प्रशिक्षित श्रम बल, उल्टा लिखते जाएं। और आधारभूत ढांचे में पर्याप्त निवेश, और आखिरी है शिक्षा को उद्योगों, शिक्षा को मांग आधारित उद्योगों की मांग आधारित बनाना। तो आप इसके दूर करने के उपाय में आप पहला देखिए, जो आपने इधर लिखा उसका उल्टा लिखते जाना है, मैं बताया हूँ आपको। पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो पूंजी निर्माण की उच्च दर को प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको व्यक्तियों के सेविंग को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्टेप उठाने पड़ेंगे। या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग के जो रेट है उनको बढ़ाइए, या फिर कुछ ऐसी योजनाएं लाइए जिससे जो है व्यक्ति अपने पैसे को सरकार के पास रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, ताकि उस पूंजी निर्माण को आप, बचत को आप यूज कर सकते हैं अपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए। उद्योगों का विकास का मतलब ये है कि आपको उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो नए नए विचार लेके आते हैं, जो नए नए इनोवेशन लेके आते हैं, उन पे आधारित उद्योग लगाने के लिए जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए जो है आपको बैंकिंग सेक्टर में जो लोन व्यवस्था है, जो मुद्रा लोन चल रहा है भारत के द्वारा, इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि नए नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। श्रम बल के ट्रेनिंग, ये आप जानते हैं, DDU GKY वगैरह इसमें आप डाल सकते हैं। आधारभूत ढांचों में पर्याप्त निवेश करने का मतलब ये है कि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह, विमानन क्षेत्र, ये सब आते हैं, जब तक आप उनका विकास नहीं करेंगे तब तक जो है कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। शिक्षा को उद्योगों की मांग आधारित बनाना। यहाँ की अभी शिक्षा क्या है, डिग्री ओरिएंटेड है, मांग आधारित नहीं है। उद्योगों को कुछ और चाहिए, आप दे कुछ रहे हो, दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट है। जैसे आप ट्रेनिंग कुछ दे रहे हो ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग में, और उद्योगों को चाहिए कुछ और, क्योंकि उद्योगों को क्या है, तकनीक में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण उनको जो ट्रेंड फोर्स चाहिए, उनको उस तकनीक आधारित पर चाहिए, उस तकनीक को जानने वाला चाहिए। तो अगर आप उस तकनीक को नहीं जानते, क्योंकि आप वो शिक्षा में सम्मिलित नहीं है, तो आप उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। ये बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारण हैं और इनको दूर करने के उपाय हैं। तो दोनों को एक साथ देखेंगे और एक साथ लिखेंगे तो आपको कम समय में एक अच्छा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा कि बेरोजगारी के कारण क्या है और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। इसमें डिस्कस करेंगे गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम। तो बेसिकली गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन का कार्यक्रम जो है पिछले साल 2018 में पूछा भी जा चुका है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें बहुत सारे आप जानते हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी की जो योजनाएं हैं ये इंटर रिलेटेड है।
मतलब जो गरीबी हटाने की योजना है उसमें बहुत सारी बेरोजगारी से भी संबंधित है, तो आप इसको एक कॉमन व्यू में पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता के बाद 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, 52 में पहला जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को चालू हुआ। तो ये सब जो है आपको बुलेट पॉइंट्स लिखे गए हैं। बुलेट पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या है। पूरे का पूरा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। याद रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आप की पॉइंट आप याद रखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 2 अक्टूबर में प्रारंभ हुआ। भारत और अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ हुआ। भारत और अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, तो इंडिया को जो सहयोग दिया था इस कार्यक्रम में फोर्ड फाउंडेशन यूएसए। तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि कौन सी संस्था ने भारत को सहयोग दिया था। फोर्ड फाउंडेशन ने सहयोग दिया था। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्र के जो संसाधन हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग करना। तो उद्देश्य में आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना। ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करना या भरपूर प्रयोग करना। संसाधनों, अब संसाधनों का अर्थ क्या होता है? संसाधन में भौतिक भी आते हैं, मानवीय भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं। आर्थिक संसाधन, जैसे वहाँ बैंक है कि नहीं, वहाँ ऋण की सुविधा कैसे नहीं, ये आर्थिक संसाधन में आ गए। दूसरा है भौतिक संसाधन, खनिज है कि नहीं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं। मानवीय संसाधन, प्रशिक्षित श्रम बल है कि नहीं। तो दीज आर कॉल्ड एज रिसोर्सेस, इन्हें संसाधन कहा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करना। उसके बाद इसमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना या सुदृढ़ करना, ये इसका यूज हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना। बाद में पंचायती राज आप जानते हैं कि स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक अलग ही कहानी है। तो बेसिकली इसमें 2 मुख्य उद्देश्य थे, ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग और स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना। तो आप अगर इसमें छोटा क्वेश्चन भी आएगा तो आप लिख सकते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं 2 नंबर में। बड़ा क्वेश्चन है उसमें पहला आप यही लिखना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो पहली मुख्य योजना थी गरीबी उन्मूलन का, वो यही थी। सेकंड हम देखते हैं दूसरी योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम। नाम में ही क्लियर है, 20 सूत्री है। देखिए 20 सूत्री है, 20 फार्मूला। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। ये गरीबी हटाओ योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य पैरामीटर थी, गरीबी हटाओ योजना, जो इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो गरीबी हटाओ योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पक्ष पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष की उन्नति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष की उन्नति के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के पूरे पैरामीटर को लगभग शामिल कर लिया गया था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, कुशल श्रम बल, और आपका ग्रामीण श्रम, SC ST का कल्याण, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ऐसे करके 20 अलग अलग पॉइंटों को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसीलिए इन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। तो ये आपका हो गया सेकंड। ये मुख्यतः गरीबी हटाओ योजना से संबंधित थी। यह मुख्यतः गरीबी हटाओ योजना के अंतर्गत, यह गरीबी हटाओ योजना के अंतर्गत
के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी और इसमें 20 अलग अलग पैरामीटर को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद अगली योजना में अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे कि समन्वित ग्रामीण इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978। तो तीसरा आप देखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। थर्ड है आपका IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये आपका है 1978 में प्रारंभ हुआ था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके की पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला तो यही हो गया कि स्टार्ट कब हुआ 78 में। इसका मुख्य बातें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। दूसरा उद्देश्य इसका ले सकते हैं रोजगार सृजन के लिए तकनीकों का प्रयोग करना, तकनीकों का वृहद प्रयोग करना, मतलब मशीनों का प्रयोग करना, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, मतलब तकनीक और विज्ञान का समावेश करना। सेकंड है आपका देखिए। उसके बाद जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जैसे आप कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामोद्योग हो गया, जैसे आपका पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। कुक्कुट मतलब मुर्गी होता है, तो पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन, जिसको कोकून से निकलता है रेशम, आपका हो गया शहद उत्पादन, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्षेत्रों पर इन पे अधिक बल दिया गया, इनको प्रोत्साहित किया गया, इनको प्रोत्साहन दिया गया। तो बेसिकली यह अलग अलग इसमें पैरामीटर को शामिल इसलिए किया गया था, इसका कारण भी है। नाम में लिखा है समन्वित। समन्वित का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब सभी चीज़ों को मिलाकर इसमें हर एक पहलुओं को ध्यान दिया गया। जैसे रोजगार सृजन तो करना है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी और विज्ञान का प्रयोग करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ है खेती के अलावा वो है छोटे मोटे रोजगार, पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, इन सब पर, इनको सभी को इन पे फोकस किया गया। इसमें मुख्यतः जो है लाभान्वित इसमें जो है केंद्र और जो राज्य का हिस्सा था, तो आप बुलेट पॉइंट जैसे इनको पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे। केंद्र व राज्य का जो हिस्सा था 50-50% का था, मतलब केंद्र और राज्य का 50-50 का मतलब ये है कि 10 करोड़ की योजना है तो 5 करोड़ राज्य देगी और 5 करोड़ जो है केंद्र देगा। तो अंशदान था 50-50% था इसमें। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें मुख्य जो लाभार्थी जो थे आपके खेतीहर मजदूर, ST SC वर्ग, महिला वर्ग, इनमें अधिक ध्यान दिया गया। इनको पूरे ग्रामीण को ध्यान दिया गया, लेकिन इसमें लाभान्वित वर्ग आपका ये था। और इसमें इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी थी, क्रियान्वयन एजेंसी का मतलब है कौन सी एजेंसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये सब ऐसा लिखने का मतलब ये है कि आपको एक पैराग्राफ टाइप नहीं लिखना है, आप एक मतलब याद नहीं करना है पैराग्राफ टाइप, आप इनमें अलग अलग बुलेट पॉइंट बना लीजिए, की पॉइंट बना लीजिए, केवल उनको याद रखिए। तो आपको इसमें
इतनी सारी चीज़ें में 2-3 तो याद आएगी कम से कम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि IRDP से आप क्या समझते हैं। IRDP से आप क्या समझते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आया तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इसको लिखना है। तो अगली योजना में हम बढ़ते हैं, योजना नंबर 4 NREP। 78 में आपका IRDP आया था। उसके बाद देखिए आप, सॉरी NREP से पहले हम देख लेते हैं ट्राइसेम। ट्राइसेम आया था 79 में। ट्रेनिंग फॉर आर मतलब रूरल ग्रामीण, वाई मतलब यूथ, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें अगर नाम में अगर आप जाएंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। तो इसका उद्देश्य यही हो गया जो आपने लिखा है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। इसमें प्रत्येक विकासखंड में 40 युवाओं को प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग देने की बात हुई। और पूरे भारतवर्ष में ऐसे 2 लाख, प्रति वर्ष 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद देखिए नंबर 5 आपका है NREP। NREP तो आप इसके फुल फॉर्म में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्वतः क्लियर होती जाती है। NREP, N मतलब हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम या योजना बोल सकते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये 1980 में प्रारंभ हुआ, 1980। इसमें जो है 50% और 50% महत्व अलग अलग दिया गया। 50% महत्व दिया गया खेतीहर मजदूरों को प्लस सीमांत किसानों को, और जो 50% जो वेटेज है इसमें इस योजना के तहत दिया गया गरीबों को। देखो अब मैं पहले ही आपको बोल चुका था रोजगार और गरीबी के कार्यक्रम मिक्स है, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मिक्स है। गरीबों को दिया गया महत्व दिया गया। देखिए गरीबों को महत्व दिया गया मतलब उनकी गरीबी दूर करने के लिए, ताकि उनको रोजगार मिले। रोजगार मिलेगी तो गरीबी हटेगी। तो जितने भी रोजगार कार्यक्रम है वो गरीबी हटाओ से ही रिलेटेड थे। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको लिखना है, चाहे गरीबी का है चाहे रोजगार का है। 1-2 प्रोग्राम ऊपर नीचे आप कर सकते हैं जो गैर ज़रूरी है। जैसे आपको लगे कि जगह कम है तो आप मेन प्रोग्राम को लिखिए, और जो उतने आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप कर दीजिए, मतलब उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अधिक से अधिक योजनाओं को अगर जानेंगे तब जाके वहाँ एग्ज़ाम में आपको 4-5 योजनाएँ अच्छे से याद रहेगी, ताकि आप उनको वहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है NREP के बाद नंबर 6 देखिए RLEGP, प्रोग्राम नंबर 6 RLEGP 1983। RLEGP, R मतलब होगा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। लैंडलेस खेतीहर या जिनके पास, सॉरी खेतीहर नहीं, भूमिहीन। ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, जी मतलब गारंटी, और पी मतलब प्रोग्राम। तो आप देखिए इसमें लिखा है किसके लिए था, भूमिहीन। ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए प्रोग्राम चालू किया गया था। और इसमें ये माना गया कि जो लैंडलेस मजदूर है, भूमिहीन है, मतलब जो खेतीहर मजदूर है, भूमिहीन नहीं है तो भूमिहीन है तो क्या करेगा, दूसरे के खेतों में क्या करेगा, मजदूरी करेगा। तो भूमिहीन जो किसाने हैं उनके सदस्यों को, मतलब परिवार के एक सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 100 दिन का, जो मनरेगा में बाद में कन्वर्ट हुआ। तो मनरेगा के पहले कई योजनाएं चलती थी जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जिसमें से एक योजना है RLEGP। तो आप मनरेगा से इसको कनेक्ट कर दीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा
कि RLGP वस्तुता थी क्या। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फुल फॉर्म आप याद रखिए, आपको याद खुद आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लिंक हो जाएगी। इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट योजना जो कई सालों तक चलती रही, डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जवाहर रोजगार योजना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है, तो आप इसको अलग से पढ़िए। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या किया गया, जो पूर्व में योजनाएं चल रही थी NREP और RLEGP का विलय कर दिया गया, दोनों योजनाओं को मिला दिया गया। और एक खास चीज़ है इसमें, महिलाओं को आरक्षण देने जाने लगा, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया गया। मतलब इस योजना में 30% महिलाओं के लिए जो काम है आरक्षित रहेंगे, इस योजना में कंपलसरी कर दिया गया। 30% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। इसके बाद इसकी जो रेशियो था, केंद्र राज्य रेशियो 80 और 20 का था। क्रियान्वयन एजेंसी DRDA थी, इसकी भी क्रियान्वयन एजेंसी DRDA को बनाया गया। तो DRDA का जो गठन किया गया था वो बेसिकली इसी योजना के लिए किया गया था कि विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को चलाने में सहूलियत हो, इसीलिए DRDA का गठन किया गया था। इसीलिए जितनी भी एजेंसी आएगी वो DRDA ही आएगी आपका। और इसमें बेसिकली क्या था, ग्रामीण खेतीहर मजदूरों को जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए थे। 90 से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका मेन एस्पेक्ट था। तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज याद रखिए, एक साथ पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है आपको, ताकि आपको ध्यान में रहे कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसी करनी है। 4 नंबर में आएगा तो आप लिखेंगे कि देखिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें पहले से चली आ रही 2 मुख्य योजनाओं NREP और RLGP का विलय किया गया। इसकी मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी DRDA थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जो खेतीहर मजदूर है उनको 90 से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। इसमें खास बात यह थी जो इसे अन्य योजनाओं से अलग करती है, वो यह थी कि इसमें 30% जो है रोजगार योजना में 30% जो फंडिंग का आरक्षण है वो महिलाओं के लिए किया गया। तो इट इज़ द मेन पॉइंट विच डिफ्रेंशिएट इट बाई इन अदर प्रोग्राम। ये जवाहर रोजगार योजना को बाकी योजनाओं से अलग करती थी, महिलाओं का जो 30% आरक्षण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। इसके बाद देखिए 1989 के बाद आप देखिए 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 8वां स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती क्यों कहा गया, स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुई, ड्राफ्टिंग पहले हो चुकी थी। आज़ादी के 50 साल 47 to 97, तो इसलिए इसका नाम स्वर्ण जयंती रखा गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 से प्रारंभ की गई। इसमें 6 योजनाओं का विलय किया गया, ये प्री का भी क्वेश्चन है। 6 योजनाओं का विलय किया गया था जो पूर्व में चली आ रही थी, जिसमें से एक थी आपकी ट्राइसेम ड्वाक्रा मिलियन वेल स्कीम 10 लाख कुआं, सीट्रा इम्प्रूव्ड टूल्स फॉर रूरल एरिया। उसके बाद सीट्रा के बाद सीट्रा में एस है और 4 हो गया, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, MWA, GKY गंगा कल्याण योजना, GKY गंगा कल्याण योजना और IRDP, इन सभी योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया। किसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ट्राइसेम जो ट्रेनिंग था, ड्वाक्रा डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, महिला और बाल विकास से संबंधित था।
10 लाख कुआं स्कीम, 10 लाख कुआं खोदने की स्कीम थी। सीट्रा इसका इम्प्रूव्ड टूल्स है, मतलब इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति थे जैसे कारपेंटर हो गए, मोची हो गया, उनको टूल्स अवेलेबल कराया जाता था ताकि उनका रोजगार बढ़े। गंगा कल्याण योजना, नमामि गंगे जो चल रहा है, तो नमामि गंगे से पहले कई सारी गंगा को शुद्ध करने की योजनाएं चली, जिसमें से एक योजना थी आपकी गंगा कल्याण योजना। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सभी के इसमें विलय कर दिया गया। और यह इसमें जो है, ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया, 6 योजनाओं का विलय किया गया। इसमें जो फंडिंग थी, फंडिंग की जो स्थिति थी वो 75-25 कर दी गई। केंद्र और राज्य का जो अंशदान था 75-25 कर दिया गया। इसमें BPL के नीचे आने वाले लोगों को लिया गया, BPL से जो नीचे आते थे उन व्यक्तियों को शामिल किया गया। उसके बाद इसमें मुख्यतः स्व सहायता समूह, इसमें मुख्यतः स्वरोजगार पर ज़्यादा फोकस किया गया, स्वरोजगार पर मुख्य फोकस था इसका। इसमें SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन का प्रस्ताव किया गया, गठन का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें यह किया गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते थे उनके ट्रेनिंग पर विशेष फोकस दिया गया, ताकि ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी ऋण सुविधा भी उनको उपलब्ध कराई गई ताकि वो अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। तो बेसिकली इसमें ट्रेनिंग और स्वरोजगार पर फोकस किया गया, ट्रेनिंग प्लस स्वरोजगार। तो आप इसमें की पॉइंट याद रख सकते हैं, ट्रेनिंग प्लस स्वरोजगार पर मुख्य फोकस किया गया था। और इसी का नाम बाद में आजीविका मिशन किया गया। जो आजीविका मिशन बिहान परियोजना आप जानते हैं, जो बाद में DDU-GKY में कन्वर्ट हो गया, तो जो NRLM है आजीविका मिशन, इसी का नाम आजीविका मिशन था। आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आजीविका मिशन जो है स्वर्ण जयंती के ही दूसरा नाम था। तो ये आपकी कुछ योजनाएं हैं, 8 आपकी जो है मेन, ये जो है आपकी 1947 से लेकर 2000 तक। तो इन सभी योजनाओं का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो सामुदायिक हो, चाहे IRDP हो कि NRP हो कि ट्राइसेम हो कि ड्वाक्रा हो कि स्वर्ण जयंती हो, तो सभी का कंक्लूजन एक ही निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य फोकस करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का परसेंटेज बहुत अधिक था, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य फोकस किया गया। और मेन चीज़ जो है, बाद में आप देखिएगा चीज़ें कैसे बदली। जहां आज़ादी के बाद जो है आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस क्या था, उनको डायरेक्ट मदद देना था, तो बाद में उनको डायरेक्ट मदद के बजाय क्या किया गया, उनको रोज़गार पे उन्मुख किया गया। और रोज़गार के और उनको अगर उन्मुख करोगे तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो सरकार का फोकस ये गया कि उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अपना धंधा पानी खोल सके। तो अब ट्रेनिंग देने के लिए धंधा पानी खोल सके, तो बाद में जो है बैंकिंग सिस्टम को ना कंक्रीट किया गया। तो बैंकिंग सिस्टम को कांकर 14 बैंक, तो सब चीज़ें देखिए कैसे ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने से ये हुआ कि बैंकिंग ऋण देने के लिए मना नहीं कर सकते थे। उसके बाद उनका निजीकरण था, पहले निजी बैंक थे, बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो पहले क्या था, ऋण देने में कठिनाई आती थी, तो सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में लिया, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ली। और उनको ये बोला गया कि आप अपने ऋण का एक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। प्राथमिक क्षेत्रों का मतलब ये होता है कि या लक्षित वर्ग को दोगे, टारगेटेड ग्रुप बोलते हैं जिसे। टारगेटेड ग्रुप का मतलब होता है महिलाएं, अल्पसंख्यक, SC ST OBC, विकलांग, ये कहलाते हैं लक्षित ग्रुप जिन पे फोकस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बाद में जो है गरीबी हटाओ जैसी योजना थी, 20 सूत्री कार्यक्रम था, तो सबका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक से स्थिति को सुधारा जाए। लोगों के हाथ में अधिक पैसा आना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वो अपना खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके और उनमें उनका स्वाभिमान भी अच्छा रहे, मतलब उनका
आत्माभिमान भी बना रहे। तो सभी योजनाओं का लबोलुआब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना, और ऐसा स्वरोजगार को बढ़ाकर किया जा सकता था या उन्हें रोजगार देकर किया जा सकता था। इसीलिए रोजगार और गरीबी दोनों रिलेटेड है। तो ये सब आपकी योजनाएं हो गई। अगली योजना हम देखते हैं गरीबी और रोजगार उन्मूलन संबंधित, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन संबंधित मनरेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका जो पेपर में पूछ सकता है, तो इसको आप अलग से देखिए। मनरेगा, मनरेगा में जैसे इसके फुल फॉर्म में पहले अपन जाते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नॉट एजेंसी एक्ट। तो मनरेगा जो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, यह आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया। पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, 2 अक्टूबर 2006। इसका पहले का नाम था नरेगा, महात्मा गांधी नहीं था, बाद में जुड़ा है। 2 अक्टूबर 9 से महात्मा गांधी जोड़ के मनरेगा किया गया। इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण परिवार है उनके सदस्यों को, नॉट एनी वन पर्सन, सदस्यों को, इसके लिए जॉब कार्ड बनता है। सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए, नॉन ट्रेन, अकुशल श्रम के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। और ये रोजगार उपलब्ध कराना बाध्यता है क्योंकि ये एक्ट है। तो मनरेगा बाकी प्रोग्रामों से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक अधिनियम है जो संसद में पास किया गया है, और इसमें रोजगार देना सरकारों की एक बाध्यता है। अगर सरकार जो है 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दे पाती है, मान लीजिए किसी ग्रामीण परिवार के सदस्य ने मांग किया कि उसे रोजगार चाहिए, और 15 दिन के अंदर अगर कोई सरकार उसे उपलब्ध नहीं करा पाती तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो यह एक बाध्यता है। दूसरी बात है, सूखा और जनजातीय क्षेत्रों में ये 150 दिन का दिया जाता है, 100 और 150 दिन एक्स्ट्रा। अगर 15 दिन के अंदर कोई रोजगार नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ता देगा, राज्यों को वहन करना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता। किसी भी ग्रामीण परिवारों को उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में काम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गांव यहाँ पर है, उसके 5 किलोमीटर के चारों ओर, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो परिवहन भत्ता देना पड़ेगा आने जाने के लिए। तो स्थायी अपंगता या मृत्यु पर, कहने का मतलब है मान लीजिए कार्य करते वक्त किसी मजदूर की मृत्यु हो गई या व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वर्तमान ईयर में 2021-20 में मनरेगा आवंटन है 61,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर है 190 रुपये, जो पहले 176 रुपये थी। तो ये सब डाटा आप डाल सकते हैं। तो की पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मनरेगा आने का बहुत चांस रहता है कि मनरेगा एक, आप देख सकते हैं जैसे भी प्रवासी मजदूर ज़्यादा वापस आए छत्तीसगढ़ में, तो उनको रोजगार देना में मनरेगा एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। तो मनरेगा का क्वेश्चन वैसे भी प्रासंगिक है वर्तमान दौर में मेंस के लिए। इसमें मुख्य जो कार्य है जिनमें ध्यान दिया जाता है वह है सड़कों का जुड़ाव, मतलब गाँवों का जुड़ाव कच्ची सड़कों के द्वारा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, और जो है तालाब खुदाई, तालाब को गहरा करना, नए तालाबों का निर्माण, कुओं का निर्माण, कुओं को गहरा करना, है ना, और आपके तालाबों के चारों ओर जो है वृक्षारोपण करना, और आपका इस प्रकार के वाटर सेट का निर्माण हो गया। इसके अलावा जो अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है उसको भी मनरेगा से भी जोड़ दिया गया है वर्तमान में। तो इस प्रकार जो है ग्रामीण अधोसंरचना को विकसित करने के लिए मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बावजूद जो है मनरेगा की कई बिंदुओं पर आलोचना की जाती है। तो मनरेगा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या मनरेगा की आलोचना क्यों की जाती है, एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। या मनरेगा क्या अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहा है, आप इससे क्या सहमत हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है। क्या मनरेगा अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सफल रहा है, बताइए। तो इस प्रकार जो है इसकी आलोचना क्यों की जाती है, तमाम अच्छाइयों के बावजूद इसकी आलोचना की जाती है। मतलब कोई तो चीज़ है
जो इसकी आलोचना पे मजबूर करती है लोगों को। तो आलोचना का है कि इसमें जो है व्यावसायिक स्टाफ का अभाव, पहले इसकी आलोचना की जाती है व्यावसायिक स्टाफ का अभाव। तो इसमें क्या है, जो एक्ट में लिखा है प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए, ग्रामीण रोजगार सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए, ग्रामीण रोजगार सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए। और इसमें जो है ब्लॉक लेवल पर पैनल बनने चाहिए, ब्लॉक लेवल पर पैनल का निर्माण, जिसमें पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग ये सब सम्मिलित रहेंगे, इनके इंजीनियर सम्मिलित रहेंगे। पीडब्ल्यूडी और आपका जल संसाधन हो गया, आपकी सड़क एजेंसी है कहीं वो, तो उनका एक पैनल बनाना चाहिए ताकि, या उसमें विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए। तो पहली बात में प्रोग्राम अफसर की नियुक्ति कई जगह की ही नहीं जाती, ऐसे चल रहा है। जो पहले से जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है उन्हीं को इनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोजगार सहायक कई जगह नियुक्ति की जाती है, कई जगह नहीं की जाती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पैनल के निर्माण में बहुत भिन्नता है। कई जगह जो है गैर विशेषज्ञों को भी शामिल कर लिया गया है जो उस फील्ड के जानकार नहीं है। तो इस प्रकार एक व्यवसायिक स्टाफ के इसमें अभाव है। पहले इसकी आलोचना इसी स्तर पर इसीलिए की जाती है। दूसरी आलोचना की जाती है कि इसमें जॉब कार्ड में धांधली हुई है। जॉब कार्ड में धांधली मतलब मृत लोगों के भी जॉब कार्ड बना दिए गए हैं, जो आदमी मर गए हैं उनके भी जॉब कार्डों का निर्माण कर दिया गया है। और जो नामावली रहती है जिसको आप मास्टर रोल बोलते हैं, मास्टर रोल, उसमें व्यापक स्तर पर छेड़छाड़ की गई है। मतलब किसी व्यक्ति को जोड़ दिया गया है, किसी व्यक्ति को हटा दिया गया है, जो उस गांव में निवास नहीं करता उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है, जो कमाने खाने के लिए बाहर चले गए हैं उनके भी वहाँ जॉब कार्ड बने हुए हैं और उनको रोजगार अभी भी प्राप्त हो रहा है जबकि वो यहाँ पर है ही नहीं। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो ऑडिट में सामने आई। उसके बाद इसके ऑडिट का जिम्मा जो है ग्राम सभा को दिया गया है। मतलब मनरेगा का जो ऑडिट है और क्रियान्वयन जो है ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। तो ग्राम सभा और ग्राम लेवल पर जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो लोगों के पास है नहीं, तो प्रॉपर ऑडिट में इनको दिक्कत जाती है या प्रॉपर ऑडिट होती नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो ऑडिट कैसे करेगा, स्वयं भी काम कर रहा है स्वयं ही ऑडिट करेगा, तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। चौथा, इसकी दूसरी आलोचना है आपकी मजदूरी के भुगतान में देरी। मजदूरी के भुगतान में देरी। तो पहले जब मनरेगा स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या है, मजदूरी के भुगतान की उतनी प्रॉपर व्यवस्था थी नहीं। बाद में इसे ऑनलाइन जोड़ा गया, अब डायरेक्ट क्रेडिट होता है पैसा जो है अकाउंट में। तो ये जो है अभी के सेंस में ये कम हो गया है, पहले इसका बहुत चलता था। बेरोजगारी भत्ते की अदायगी में आनाकानी। बेरोजगारी भत्ते राज्य के जिम्मे है, तो कई राज्य सरकारें इसकी अदायगी में आनाकानी करती है, मतलब वो नहीं देती है प्रॉपर टाइम में। अदायगी में आनाकानी करना मतलब मना करना लिख सकते हो आप। मतलब जो बेरोजगारी भत्ता ग्रामीणों को उनके रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में रहना चाहिए उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। छठवां आप ले सकते हैं उचित कार्यों का अभाव। उचित कार्यों का अभाव का मतलब है खाली इसमें सड़क जुड़ाव, कुओं की खुदाई आदि पर जोर दिया जा रहा है। जिसके इसके अलावा इसमें कई कार्यों को सम्मिलित किया गया है ऑर्डिनेंस में। वृक्षारोपण हो गया, वाटर सेट का निर्माण हो गया, सड़कों के दोनों किनारे फलदार वृक्षों का रोपण है। मतलब इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। दूसरा जो है जनजातीय क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना, तो उनमें ध्यान न देकर केवल एक कुछ एक कार्यों पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो एक रूपता आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए सरकार ने इसमें क्या किया है कि कई योजनाओं को इससे अब लिंकअप कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई रोजगार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे जिसमें मैं बता रहा था आपको, एक मेन योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा है आपका स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण जिसमें 12,000 रुपये दिया जाता है। तो इन सब योजनाओं को
सरकार के द्वारा मनरेगा से लिंकअप किया जा रहा है एक निश्चित हद तक, एक निश्चित सीमा तक। तो अगर आपको बोला गया कि मनरेगा का एक विवेचना कीजिए, तो मनरेगा की विवेचना कीजिए में आपको दोनों पक्ष को ध्यान में रखना है, लाभ और हानि। एक तरफा आपको नहीं चलना है, वन में नहीं भागना है कि आलोचना ही नहीं लिख देना है। समालोचना और आपकी बुराइयाँ, इनमें अंतर है। समालोचना का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चलना, जिसमें अच्छाई भी आएगी और बुराई भी आएगी। तो मनरेगा में तमाम अच्छाइयाँ भी है। पहला, आप देखिए इस महामारी के दौर में जब प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी योजना है अभी है, जिसके तहत उनको प्रतिदिन जो है मजदूरी प्रदान की जा रही है, मतलब उनको काम मिल रहा है। दूसरा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह जो है वाटर सेट का निर्माण और अधोसंरचना के निर्माण में मनरेगा एक इम्पॉर्टेंट जो है भूमिका निभा रही है। नहरों का निर्माण किया जाता है, इससे कच्ची नहरों का निर्माण किया जाता है, जिससे जो है सिंचाई बढ़ता है, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो खेती बढ़ेगा। तो अपनी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मनरेगा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये उम्मीद की जाती है कि आगे भी इसमें बजट आवंटन जो है सरकार के द्वारा निरंतर बढ़ाया भी जा रहा है, कंटिन्यू जो है। अभी महामारी के दौर में सरकार ने इसमें वृद्धि भी की थी मजदूरी दर में। तो अपन यह बोल सकते हैं कि वर्तमान में मनरेगा एक प्रभावी योजना साबित हो रही है। तो इस प्रकार आप गरीबी और बेरोजगारी की योजनाओं को अगर आप कंबाइन करके लिख लेंगे एक जगह, की पॉइंट बस लिखिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप पेपर में इसको उतार सकें। और आपका ये डिपेंड करता है कि कितने शब्दों में आता है। 60 शब्द में आएगा तो बस आप इंट्रोडक्शन देंगे, 2-4 लाइन आपका ख़त्म हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके लाभ हानि भी बताना पड़ेगा, मनरेगा का समालोचना करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपको आंसर को क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपको जब एक बृहद आंसर लिखते हैं, बड़ा आंसर, तो यह बिल्कुल जानना जरूरी हो जाता है कि आप उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। आंसर को एक तरफा खाली उसका मतलब मनरेगा क्या है ही नहीं लिखना है। मनरेगा क्या है, कब चालू हुआ, क्या क्या बिंदु उसमें सम्मिलित है, अन्य योजनाओं से ये अलग क्यों है, और मनरेगा की अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। चाहे तो आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का CGPNC में उम्मीद की जाती है कि आप छत्तीसगढ़ को उसमें इंक्लूड करें। तो ये आपके योजनाओं का पार्ट है, और ये कंप्लीट आपका गरीबी बेरोजगारी यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र जो है उससे रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।